गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, एटॉमिक नंबर क्या होता है सॉरी मास नंबर क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, ठीक है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, और थॉमसन का मॉडल हम पढ़ चुके हैं और रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ये वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। 1864 में, ठीक है, 1864 में मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि इन्होंने ये कहा कि आपके पास एक मैटर है, ठीक है, एक एग्जांपल से ले लेते हैं। आपके पास एक रोड है ना, और आपने शो कर दिया गर्म, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो ये रोड है इसके अंदर से रेडिएशंस निकलेंगी, इसके अंदर से रेडिएशंस निकलेंगी, ठीक है, वो भी कॉन्टिन्यूअसली लगातार निकलती रहेगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, इन्होंने ये कहा था कि आपके पास एक हीटेड बॉडी है, ठीक है, एक रोड है, उसने आपको हीट कर दिया, सॉरी उसको आपने हीट कर दिया, तो क्या होगा कि वो जो रोड है जो गर्म है उसके अंदर से रेडिएशन से निकलेंगे, ठीक है, वो भी कॉन्टिन्यूअस निकलेंगे, लगातार निकलती रहेंगे, और वो किसकी फॉर्म में निकलेंगे, वो वेव की फॉर्म में निकलेंगे। ठीक है, किसकी फॉर्म में निकलेंगी, वेव की फॉर्म में, और इसीलिए वेव थ्योरी के नाम से भी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेव थ्योरी के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि कोई एक बॉडी है वो कॉन्टिन्यूअसली रेडिएशंस को इमिट करती है, कि कोई एक बॉडी हुई कॉन्टिन्यूअसली वो रेडिएशंस को इमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव की फॉर्म में। ठीक है, वो क्या करेगी, कॉन्टिन्यूअसली रेडिएशंस को इमिट करेगी। ठीक है, अब जो ये रेडिएशंस जो होंगी, ठीक है, इनका नेचर कैसा होगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इन नेचर। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर देख लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब हुआ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस तो कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलेंगे। ठीक है, तो जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है ये प्रोपोगेट करती है, ये प्रोपोगेट करेगी। ठीक है, कैसे होंगे दोनों के दोनों आपस में, ये दोनों आपस में होंगी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइक जो ऑफ लाइंस जो है, ये जो लाइंस होंगी वो आपस में जो ये जब इनको कलेक्टिवली हम कंसीडर करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, और जब ये प्रोपगेट करेंगी तो ये कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोपगेशन दिखाएंगे हम इस तरफ, है ना, इस तरफ वेव्स का क्या होगा, प्रोपगेशन। तो देखना ये
ठीक है। अगर ये मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है अगर ये, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही जाएंगे, परपेंडिकुलर होंगी ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ये जो है, अगर ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, और इनको मैं यहां लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक है। ये क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ये और ये, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब देखो, अगर मान लो कि ये ऐसे है, ये सरफेस है, ठीक है, और अगर मैं इसको एक्सिस मान लूं, तो क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे प्रोपगेट करेंगे ना, ऊपर से फिर यहां से ऐसे, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे प्रोपगेट कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे करेंगे, जो ये एक्सिस है ना, अलोंग द एक्सिस करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, देख पा रहे होगे, अलोंग द एक्सिस, और ये क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस दोनों के दोनों आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी जब ये प्रोपोगेट करेंगी, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जब ऑसिलेशन होता है, हाँ एक टर्म और है ना, इसको ऑसिलेशन भी बोलते हैं, ऑसिलेशन, ठीक है, परपेंडिकुलर। देखो, अब इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो समझ में आ जाएगा इजीली। अगर इसे पहले वाले में किसी को डाउट है तो इस वाले एग्जांपल समझ में आ जाएगा। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है वो परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है, ठीक है। एक तो जो आपके पास एक्स एक्सिस है ना, एक तो क्या होगी, ऐसे चलेगी, और दूसरी कैसे चलेगी, अलोंग द एक्सिस, ठीक है। आपने क्या किया, आप पानी है, कोई तालाब वगैरह है, उसके किनारे पे बैठे हो और आपने एक पत्थर लिया और वो फेंक दिया, ठीक है। तो जहां पे आपने पत्थर फेंका, ठीक है, वहां पे अगर आप गौर से देखोगे तो जो वाटर है वो कैसे हो रहा होगा, कुछ ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। और वहां से कुछ वेव्स भी निकल रही होंगी ऐसे, है ना, जो आगे तक, जो क्या होंगी, जो किनारे तक चलती रहेंगी, ठीक है, जो क्या होती रहेंगी, किनारे तक चलती रहेंगी। तो ये जो मूवमेंट है, ये वाली और ये वाली प्रोपगेशन वाली और ये वाली ऑसिलेशन वाली, दोनों के दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को अगर हम कंसिडर करें तो दूसरी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक है। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं मीडियम की, इसकी बात करते हैं मीडियम की। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है? नहीं होती है ना। तो यहां पे आप लिख दोगे नो मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और ये स्पीड ऑफ लाइट और ये स्पीड ऑफ लाइट से क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, ठीक है। 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है, 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट से क्या करती है, ये ट्रेवल करती है, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई वेव थ्योरी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो किसी भी बॉडी में से कॉन्टिन्यूअसली इमिट होती रहती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव की फॉर्म में वो कॉन्टिन्यूअसली इमिट होती रहेंगी, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया था, एक रोड है, हीटेड रोड है, उसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती रहेंगी, ठीक है,
उसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती रहेंगी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होंगी, और किसकी फॉर्म में होंगी, कॉन्टिन्यूअस भी होंगी और वेव की फॉर्म में होंगी। उन्होंने कहा कि जो रेडिएशंस निकलेंगे इनका नेचर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होगा ना, ये वेव जो होंगी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है ना, दोनों से मिलकर बनी होगी ये। और जब वो प्रोपगेट करेंगे तो परपेंडिकुलर होंगे दोनों आपस में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा क्या इनको ट्रेवल करने के लिए, क्या इनको प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, नो मीडियम रिक्वायर्ड है ना, किसी मीडियम की जरूरत इनको नहीं होती है, ठीक है। और ये जो ट्रेवल करती है वो किसकी स्पीड से करती है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। आई होप इतना आ गया होगा समझ में, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं वेव के बारे में, ठीक है। कुछ पॉइंट्स एक वेव से रिलेटेड, ये यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं। देखो हम बात करेंगे कि कुछ बेसिक टर्म्स, ये प्रोपगेशन हो रहा है इस तरह इसका, ठीक है। तो यहां पे ये जो इसका ओरिजिन हुआ, हमने मान लिया कि इसका ओरिजिन है यहां से यहां तक, ये जो इसकी हाइट है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे एम्पलीट्यूड, क्या नाम देंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक है। एक वेव की हाइट कितनी है उसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे, एम्पलीट्यूड। चलो अब देखो ये जो है ये, इसको हम कहते हैं क्रस्ट, और ये जो है ना ये नीचे वाली, इसको हम कहते हैं ट्रफ, इसको हम कहते हैं ट्रफ, और इसको हम कहेंगे क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ ऐसे करके क्या करती रहती है, प्रोपगेट करती रहती है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या है, ये भी क्रस्ट है, और ये भी क्या होगी, क्रस्ट होगी, है ना। अगर ये ट्रफ है तो ये भी क्या होगी, ये भी ट्रफ होगी, ठीक है। तो दो कॉन्जिगेटिव, दो लगातार, या तो क्रस्ट या फिर ट्रफ, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रस्ट और टू कॉन्जुगेटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ को हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से, ठीक है, ये है लैम्डा, लैम्डा। वेवलेंथ क्या बताया, या तो दो कॉन्जुगेटिव ट्रफ होंगे या दो कॉन्जुगेटिव क्रस्ट होंगे, दो कॉन्जुगेटिव क्रस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, या फिर दो कॉन्जुगेटिव ट्रफ के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया वेवलेंथ, और ये जो हाइट होती है इस वेव की, ठीक है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, क्लियर। चलो अब एक और टर्म आती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे Hz से, ठीक है, हर्ट्ज होता है। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि भाई एक सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स निकल रही है ना, एक सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से, अगर मान लो ये वाला पॉइंट फिक्स करें तो इस वाले पॉइंट से ना कितनी वेव्स निकलेगी एक सेकंड में, ठीक है।
एक सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स निकलेंगे ना, वही क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे, एक सेकंड में कितनी, एक पर्टिकुलर पॉइंट से नंबर ऑफ वेव्स कितनी निकल रही है। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एक सेकंड में जितनी वेव्स निकलेंगी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बात आती है वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर बेसिकली क्या होता है कि एक सेंटीमीटर का हमारे पास हमने क्या लिया, ठीक है, एरिया, उस एक सेंटीमीटर में, पर्टिकुलर उस एक सेंटीमीटर में कितनी वेव्स प्रेजेंट है ना, एक सेंटीमीटर के रीजन में कितनी वेव्स प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे वेव नंबर। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे न्यू से, एन यू, न्यू, ये होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और वेव नंबर जो है वो क्या होता है कि एक सेंटीमीटर में कितनी वेव्स प्रेजेंट है। ठीक है, वही क्या होगा, वेव नंबर। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बताऊं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेव नंबर जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि अगर देखो वेवलेंथ ज्यादा होगी, है ना, तो वेव नंबर कम होगा, है ना। देखो भाई, यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ये ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन में मान लिया मैंने कि ये 1 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा एनलार्ज करके समझने के लिए मान लीजिए अगर ये 1 सेंटीमीटर है, तो इस पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर में अगर ये जो वेवलेंथ है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, अगर ये वेवलेंथ जितना कम होगा तो उतनी ज्यादा वेव्स प्रेजेंट होंगी, और ये जो डिफरेंस है, ये जो वेवलेंथ है, ये जितनी ज्यादा होगी उतना यहाँ पे क्या होगा, वेव नंबर कम होगा। जैसे कि अगर मान लो कि मैं ये लिखूं, है ना, तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ है ना, तो ये क्या होगा, वेवलेंथ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ना कि वेवलेंथ और वेव नंबर, अगर वेव नंबर की बात करेंगे तो वेव नंबर ज्यादा होगा अगर वेवलेंथ कम है। ठीक है, वेवलेंथ क्या है, दो कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जुगेटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, ठीक है भाई, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा वेवलेंथ और हमने क्या पढ़ा, वेव नंबर, और हमने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी, हाँ, और क्या पढ़ लिया, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड रहता क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और देख लेते हैं, सॉरी, वेलोसिटी, वेलोसिटी और देख लेते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे सी से। ठीक है, ये होती है वेलोसिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक, जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, वेलोसिटी होगी। ठीक है, वही क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी को हम नोट करेंगे सी से।
तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव। ठीक है भाई, देखो वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, अभी अभी हमने बात की। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में से एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स निकल रही है। ठीक है, तो जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी निकल के आएगी किसी भी वेव की। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब देखो, जो हमारे पास ये वेव्स होती हैं, एक तो होती है विजिबल रेज, है ना, विजिबल रेज, जिनकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 400 to 700 नैनोमीटर। ठीक है, ये होती है। और विजिबल से अगर मैं बात करूं, ठीक है, विजिबल से ज्यादा क्या वो किसकी होती है, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड से ज्यादा किसकी होती है, माइक्रोवेव होती है। माइक्रोवेव से ज्यादा रेडियो वेव। ठीक है, ये वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है इस तरफ, है ना। विजिबल रेंज से ज्यादा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से ज्यादा माइक्रोवेव और माइक्रोवेव से ज्यादा रेडियो। इधर कौन होगा, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो वेवलेंथ इस तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में से कितनी वेव्स निकल रही हैं, और वेवलेंथ होता है दो कॉन्जुगेटिव क्रस्ट या फिर दो कॉन्जुगेटिव ड्रफ के बीच का डिस्टेंस। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि उसके अंदर से कितनी वेव्स निकल रही हैं, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर वेवलेंथ कम है ना, क्रस्ट और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो एक सेकंड में बहुत ज्यादा वेव्स निकलते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो लैम्डा है, ठीक है, वेवलेंथ है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, है ना। ठीक है, तो इधर जाते हुए अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो इधर आते हुए कौन इंक्रीज हो रहा होगा, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर देखो यहां पे वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। यहां अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, सेम टू सेम यहां, है ना, कि अगर वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, है ना। फ्रीक्वेंसी कम क्यों हो जाएगी, अगर वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में, एक सेकंड में जो नंबर ऑफ वेव्स जो निकल रही थी वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो, है ना। चलो, विजिबल रेज, है ना, ये वो रीजन होता है, इस रीजन के अंदर वो होता है जो दिखाई देता है, जो चीजें हम देख रहे हैं विजिबल रेंज के अंदर आता है ना, विजिबल रेंज। इंफ्रारेड रेंज, ठीक है, टीवी रिमोट वगैरह होते हैं, इनके अंदर इंफ्रारेड जो रेज होती है उनका यूज होता है। ठीक है, हीट की सेंसेशन में भी अगर इनको यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन, है ना। माइक्रोवेव ओवन जो होता है, ओवन जो होता है उसके अंदर कौन सी वेव यूज होती है, माइक्रोवेव यूज होती है, इसीलिए इसको माइक्रोवेव ओवन कहते हैं। रेडियो वेव्स, जो भी आपका कम्युनिकेशन है,
कम्युनिकेशन सारा के सारा किसके थ्रू होता है? रेडियो वेव्स के थ्रू होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि इस वेवलेंथ का कहां यूज करते हैं, कंपाउंड डिटेक्शन में, ठीक है। उनकी वेवलेंथ बता दें कितनी वेवलेंथ है। एक्स रेज आप सभी जानते ही, एक्स रे वगैरह कराने, है ना, उनकी पेनिट्रेशन पावर ठीक ठाक होती है, ठीक है। एक्स रेज का यूज करते हैं। गामा रेज, गामा रेज का ओरिजिन क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अल्फा, बीटा, गामा ये डीके होता है। तो अल्फा, बीटा और जो गामा है ये कहां से निकलते हैं? वहीं से निकलेंगे। और इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। तो ये होता है। और कॉस्मिक रेज, इन दोनों का यूज क्या होता है ये आप फाइंड करोगे, ठीक है। इन दोनों का यूज क्या होता है ये आप फाइंड करोगे, आपके लिए होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, और फिर यहां पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ठीक है। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इस तरफ इंक्रीज होगी और इस तरफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है, ओके। तो क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये बता दिया कि भाई एक जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। या फिर हम एक बात कहेंगे जो लाइट है, लाइट का वेव नेचर है ना। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाला जो फिनोमेना है, वेव थ्योरी को कुछ हद तक एक्सप्लेन कर देता है लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता ना, ठीक है। लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इन चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होती है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इन सब चीजों को ये एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है ये आप ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में डिटेल में, ठीक है, ठीक है। ये आप वहां पढ़ोगे, डिटेल में आएगा फिजिक्स में। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। तो हम इसकी ड्रॉबैक्स जो है वो ये हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।